हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि लैंगिक जनन कैसे होता है और अलैंगिक जनन कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद हम इस वीडियो में आज पढ़ने वाले हैं कि लैंगिक जनन होता है तो एक्चुअली होता कैसे है, ठीक है ना। कैसे युग्मक बनते हैं, कैसे एक दूसरे में युग्मक क्या होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और फिर आगे क्रिया कैसे होती है, ठीक है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पे। और आज का हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है ये है युग्मक ट्रांसफर, ठीक है ना। ये कहाँ से स्टार्टिंग होने वाला है, ये होने वाला है युग्मक ट्रांसफर से, मतलब युग्मक स्थानांतरण। देखो युग्मक स्थानांतरण क्या होता है, युग्मक को संलयन के लिए एक दूसरे के करीब आना युग्मक का स्थानांतरण कहलाता है, ठीक है। देखो मादा युग्मक और नर युग्मक एक दूसरे के करीब आते हैं तभी निषेचन हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, तो एक दूसरे को करीब आते हैं और इसी करीब आना क्या हम लोग बोलते हैं, युग्मक स्थानांतरण। क्या कहा जाता है, युग्मक स्थानांतरण, ठीक है। अब होता क्या है, देखो अधिकांश जीवों में नर युग्मक जो होता है चलनशील होता है और मादा युग्मक क्या होती है, अचलनशील होती है, सिवाय कुछ शैवाल के और कवक के। ये एक्सेप्शन हमेशा याद रखना। नर युग्मक जो होता है, अधिकांश जीवों में नर युग्मक क्या होता है, चल सकते हैं, उनके पास चलने के लिए एक संरचना होती है। लेकिन जो मादा युग्मक होती है वो नहीं चल सकते, वो गोल, जनरली गोल ही होती है, ठीक है ना। तो वो अचलनशील होती है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब चलनशील, देखो चलनशील युग्मक जो होते हैं उनको गति प्रदान करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता चाहिए। चलनशील युग्मक को गति प्रदान करने के लिए क्या चाहिए, एक माध्यम की आवश्यकता होती है। अब माध्यम क्या हो सकता है, देखो शैवाल, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, इसमें क्या होता है, जल। इसमें युग्मक का स्थानांतरण माध्यम क्या है, जल है। इसमें जल के माध्यम से क्या होता है, युग्मक ट्रांसफर होते हैं, माने मेल युग्मक फीमेल युग्मक के पास क्या होता है, पहुंचता है। जबकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या होता है, इनमें क्या होता है, युग्मक स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, परागण के द्वारा। एक स्पेशल क्रिया है परागण। परागण के द्वारा क्या होता है कि नर युग्मक मादा युग्मक के पास में क्या होता है, पहुंचता है। ये पूरा अगला चैप्टर में डिटेल में पढ़ाया जाएगा, आप लोगों को टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। लेकिन देखो अधिकांश नर युग्मक क्या होते हैं, मादा युग्मक तक नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है ना। अधिकांश नर युग्मक क्या होते हैं, मादा युग्मक तक नहीं पहुंच पाते हैं। वो क्यों नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि देखो ये अब नर युग्मक पहुंचते तो बहुत सारे हैं, बट कोई चांस नहीं रहता है कि फर्टिलाइजेशन हो ही जाएगा, ठीक है। मतलब कोई जरूरी नहीं कि हो ही जाएगा फर्टिलाइजेशन। इसलिए क्या होता है, नर युग्मक जो होते हैं बहुत अधिक संख्या में बनते हैं। क्या होते हैं, नर युग्मक अधिक संख्या में, लार्ज अमाउंट में बनते हैं। जैसे एक एग्जांपल दें तो जो भांग होता है ना, एक बार में लगभग 5 लाख नर युग्मक को मतलब छोड़ता है बाहर, कि कोई ना कोई एक उसे तो निषेचन हो ही जाएगा। तो भांग जो है एक बार में कितने युग्मक को छोड़ता है, 5 लाख नर युग्मक का क्या करता है, निर्माण करता है। इसी तरह एक सीप होता है ना, सीप जो मोती निकलता है, एक बार में 100 मिलियन से ज्यादा अंडे देता है। एक सीप क्या होता है, 100 मिलियन से ज्यादा अंडे देता है, ताकि कोई ना कोई निषेचन तो हो ही जाएगा, ठीक है। अब देखो पौधों में जो एक्चुअली में बता रहे थे कि माध्यम क्या है, कि परागण के द्वारा क्या होता है कि नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंचते हैं, उसी क्रिया को बोलते हैं परागण। अब परागण का परिभाषा पूछेगा कि परागण किसको बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनेशन। परागण किसको कहते हैं, देखो पुष्प के पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। पुष्प के पराग कोश से, परागकोश क्या है, जहां पे परागकण बनते हैं, वहां से निकलकर कहां पे पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र पर। और इसी पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, परागण कहते हैं। समझ गए, परागण क्या है, पुष्प के नर युग्मक से परागकोश से निकलकर मादा के वर्तिकाग्र पर पहुंचना, इसको बोलते हैं परागण। और परागण दो प्रकार से होता है, एक है स्वपरागण, दूसरा क्या है, पर परागण। स्वपरागण को हिंदी में बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और मतलब पर परागण को बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अब स्वपरागण होता क्या है, देखो जब परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प या अपने ही पौधे के अन्य पुष्प वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं तो इसे स्वपरागण कहा जाता है। परागण क्या होता है कि देखो जब परागकोश से परागण निकलकर अपने ही पुष्प, या मान ली यहां से निकला और यहीं पे आगे फिर इसी में क्या हो गया, गिर गया। चाहे एक फूल से निकला और दूसरे अपने ही पौधे के दूसरे फूल पे जाके गिरा, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्वपरागण। स्वपरागण माने अपने आप होना या अपने ही फूल से होना। अब देखो स्वपरागण केवल द्विलिंगी पौधे में होता है। किन में होता है, केवल और केवल द्विलिंगी। द्विलिंगी मतलब क्या है कि वे पौधे जिनमें नर और मादा भाग दोनों एक ही पौधे पे हो, तभी तो ये पॉसिबल हो पाएगा। कि अगर मान चले यहाँ से नर भाग से निकला और यहाँ पे गिरेगा तो मादा भाग होना चाहिए, तभी तो निषेचन हो पाएगा। अगर एक लिंगी पुष्प होगा तो उसमें स्वपरागण नहीं होगा, ठीक है। तो स्वपरागण याद रखिएगा, अपने ही पुष्प से निकले अपने ही पुष्प पे गिरे, या फिर अपने ही पुष्प से निकलकर अपने ही पेड़ के दूसरे पुष्प पे गिरे, तब उसको बोलेंगे स्वपरागण। ये पूरा नोट डाउन करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन नहीं, अगला टॉपिक जो है वो है पर परागण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसमें क्या आता है कि परागकण अपने एक पौधे से निकलकर अपने ही जाति के दूसरे पौधे के पुष्प पे जाएगा। अपने ही जाति के मतलब अगर ये गुड़हल का पौधा है ना, अगर ये गुड़हल का पौधा है तो ये दूसरे भी गुड़हल का ही होना चाहिए, तभी क्या होगा, निषेचन हो पाएगा इनमें।
तभी क्या हो पाएगा, इनमें निषेचन हो पाएगा। तो अपन देखो, जब पराग से परागकण निकलकर अपने पेड़ के अन्य पुष्प या अपने ही जाति के दूसरे पुष्पों पर जाकर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को कहते हैं पर परागण। पर माने दूसरा, पर माने क्या होता है, दूसरा माने अलग, ठीक है। अपरागण मतलब समझते हो नर युग्मक का ट्रांसफर, ठीक है। तो पर परागण में एक पौधे से निकलकर परागकण दूसरे पौधे के पुष्प पे जाके गिरते हैं और इस क्रिया को बोलते हैं पर परागण। और पर परागण एक लिंगी पुष्प में होता है। अभी बताए थे कि जो स्वपरागण होता है द्विलिंगी में होता है और इसमें एक लिंगी में होता है। मान चलो अगर ये फीमेल है, ठीक है, अगर ये फीमेल प्लांट है और ये मेल प्लांट है, तो दोनों को चाहिए कि एक दूसरे से मिलेंगे तभी तो क्या होगा, निषेचन हो पाएगा। तो यहां से ट्रांसफर होगा यहाँ पे आएगा या फिर यहां से ट्रांसफर होके यहाँ पे जाएगा, दोनों में से कोई एक होगा। देखो अब पर परागण कैसे होता है, पर परागण के लिए जैसे साधन चाहिए ना, उसमें स्वपरागण में इसमें, तो पर परागण में भी क्या है, जो पर परागण के साधन होते हैं बहुत सारे, और उसमें साधन में क्या होता है, वायु होता है, कीट होता है, जल होता है, पक्षी होता है और अन्य जंतुएं होते हैं। इनके द्वारा क्या होता है, परागण क्रिया संपन्न होती है। अब देखो परागण पर यहाँ की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो कहानी है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो वर्तिकाग्र पर परागण पहुंचने के बाद अंकुरित होते हैं। परागण का मतलब समझ लो एक छोटा सा बीज, ठीक है, वो जाके क्या करेगा, उस पे गिरेगा, मतलब वर्तिकाग्र पे गिरेगा और वर्तिकाग्र पे गिरने के बाद क्या होगा, वो अंकुरित होगा। अंकुरित होने के बाद उसमें से एक पराग नलिका निकलेगी और पराग नलिका सीधे वर्तिका से होती हुई सीधे नीचे कहाँ पहुंचेगी, पूरे उसके ओवरी तक जाएगी। और ओवरी में जाने के बाद वहां पे क्या होगा कि दो नर युग्मक उसमें से निकलेंगे, ठीक है ना। पराग नलिका में क्या होते हैं, नर युग्मक होते हैं, एगो नहीं दूगो नर युग्मक निकलेंगे। और दूगो नर युग्मक निकलने के बाद क्या होगा, एक नर युग्मक क्या करेगा, पहला नर युग्मक अंड के साथ माने एक के साथ, और दूसरा नर युग्मक किससे करेगा, द्वितीय केंद्रक के साथ। इस तरह से ये निषेचन क्रिया क्या होगी, संपन्न होगी। ये कब हो रहा है, परागण के बाद होगा। परागण के बाद क्या होगा, इस तरह से निषेचन क्रिया संपन्न होगी। अब निषेचन क्या होता है, तो देखो निषेचन होता है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को, किसको बोलते हैं, संलयन को निषेचन कहा जाता है। नर युग्मक और मादा युग्मक का जो फ्यूजन होता है एक दूसरे में, उसको क्या बोलते हैं, निषेचन कहा जाता है। अब निषेचन के पश्चात क्या होता है, निषेचन के पश्चात द्विगुणित युग्मनज बनता है। युग्मनज मतलब जाइगोट, युग्मनज को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जाइगोट। मतलब युग्मनज बनता है जो आगे चलकर क्या करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। पहले युग्मनज बनेगा, उसके बाद क्या होगा, उस युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होगा। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो निषेचन नर और मादा के युग्मकों का मिलना जो है वो क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। और निषेचन के फलस्वरूप क्या होता है, द्विगुणित जाइगोट बनता है। द्विगुणित मतलब इसमें डबल क्रोमोसोम होंगे, क्रोमोसोम का संख्या कितना होगा, डबल होगा, जितना भी युग्मक होंगे। तो इस तरह से जाइगोट बनता है और जाइगोट से आगे चल के क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है और जिससे क्या होता है, नए जीव बनता है। अब ये हर जीवों में होता है, लेकिन कुछ कुछ जीवों में ये चीजें नहीं होती। कुछ जीवों में है जो है बिना निषेचन के ही, किससे, बिना निषेचन के ही नए जीवों का निर्माण होता है। ऐसा नहीं है कि हर जीवों में निषेचन होगा तभी जीवों का निर्माण होगा। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें बिना निषेचन के ही नए जीव का निर्माण हो जाता है। उसमें कौन कौन से जीव आते हैं, एग्जाम्पल याद रखिएगा, मधुमक्खी, ये रोटिफर्स, ठीक है ना, पक्षी में मेनली जो है टर्की होते हैं, ठीक है। छिपकलियां हैं कुछ कुछ, और एक ये एंजियोस्पर्म है, एंटनेरिया अल्पाइना, ये प्लांट का नाम है। इसमें क्या होता है, इनमें निषेचन नहीं होता, ये बिना निषेचन के ही नए पौधे बन जाते हैं इनसे, ठीक है। इनमें नर और मादा युग्मक बनने का कोई जरूरत नहीं है। हालांकि ये लैंगिक जनन ही है, लेकिन निषेचन नहीं होता है इसमें, ठीक है। अब निषेचन दो तरह से हो सकता है। निषेचन कैसे होता है, दो तरह से। पहले को बोलते हैं हम लोग आंतरिक निषेचन। पहले को क्या बोलते हैं, आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन माने अंदर होने वाला। जब निषेचन न जीव के शरीर के अंदर हो, मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलन किसी जीव के शरीर के अंदर हो रहा है, जब निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर होता है तब उसे क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन कहते हैं। जब निषेचन क्रिया शरीर के अंदर हो तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। और आंतरिक निषेचन किसमें किसमें हो सकता है बाबू लोग, तो हो सकता है सरीसृप, रेप्टाइल्स में, पक्षी में, स्तनधारियों में। इन जीवों में क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है। और बाह्य निषेचन किस में होता है, बाह्य निषेचन पहले कहते हैं किसको, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब बाह्य निषेचन क्या होता है, जब निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर हो तब उसे बाह्य निषेचन कहा जाता है। क्रिया शरीर के कहाँ हो, बाहर हो। जैसे किसमें होता है, शैवाल में, मेंढक में, मछली में इत्यादि। इन सब जीवों में क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन माने शरीर के बाहर जो निषेचन क्रिया होगी, किस कहाँ होगी, शरीर के बाहर होगी। जनरली ये सारे जीवों का, मेंढक मछली वगैरह का पानी में होता है, तो उसको बाह्य निषेचन कहा जाता है। अब देखो बाह्य निषेचन करने वाले जीवों के संतति पर शिकारियों का बहुत बड़ा खतरा होता है।
क्योंकि देखो एक मछली अगर अंडे देगी तो कहाँ पे देगी, पानी में देगी। अब पानी में और भी तो जीव रहते हैं ना, तो उसके अंडे को हो सकता है खा जाए, या फिर मेंढक के मतलब मछलियों अंडे जो होते हैं उनको खा जाए। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो बाह्य निषेचन से उत्पन्न होने वाले जो जीव हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा खतरा रहता है, खतरा मंडराता रहता है, क्योंकि खुले वातावरण में होते हैं तो उनको कोई भी जीव क्या करता है, मार सकता है, खा सकता है, या फिर उनको नष्ट कर सकता है। ठीक है, अब देखो, अब एक चीज याद रखेंगे, आंतरिक निषेचन करने वाले जीवों में, ठीक है, आंतरिक निषेचन करने वाले जीवों में मैथुन अंग पाए जाते हैं। मैथुन अंग का मतलब होता है सेक्स ऑर्गन्स, जिससे कोई जीव क्या करता है, सेक्स करता है। लेकिन ये हमेशा सही नहीं है। अब देखो एक जीव है, उसमें सेक्स करने का जो लिंग होगा उसी के चलते वो सेक्स कर पाएगा, और अपने क्या होगा, नर युग्मक को मादा युग्मक क्या करेगा, ट्रांसफर कर पाएगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें कोई भी स्पेशल ये लिंग नहीं होते, फिर भी वो बहुत अच्छे से निषेचन कर पाते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं नर ऑक्टोपस का। ऑक्टोपस में आपको पता है ना कि 8 भुजाएं होती है। ऑक्टोपस में कितना भुजा होता है, 8 भुजा होता है उनका। ठीक है, नर में, ऑक्टोपस में 8 भुजा होता है। अब भुजा होता क्या है, 8 में से किसी एक में ना शुक्राणु भर रहते हैं। देखो 8 भुजाओं में से सिर्फ एक में क्या होता है, एक भुजा में क्या होता है, शुक्राणु भरे होते हैं। ठीक है, में शुक्राणु एकत्रित होते हैं। अब देखो ऑक्टोपस क्या करेगा, जिसमें शुक्राणु भरा रहेगा तो उस वाले भुजा को, मतलब उस वाले अपने बाजू को फीमेल के अंदर घुसा देगा। फीमेल के अंदर क्या करेगा, घुसा देगा, और अपनी भुजा को क्या करेगा, तोड़ देगा, फाड़ देगा। ठीक है ना, उसकी भुजा क्या होगी, फट जाएगी, और जैसे ही फटेगा सारा का सारा शुक्राणु फीमेल के अंदर गिर जाएंगे। ठीक है, और इस तरह से निषेचन की क्रिया वहां पे संपन्न हो जाएगी। अब सोचोगे कि जो बाजू टूटा था उस नर ऑक्टोपस का, उसका क्या, तो नर ऑक्टोपस फिर से उसको क्या करेगा, रीजेनरेट कर लेगा, फिर से अपने बाजू को क्या करेगा, रीजेनरेट कर लेगा। तो इस तरह से ऑक्टोपस में कोई मतलब लिंग नहीं होता है, मैथुन अंग नहीं होता है, फिर भी उनमें निषेचन क्रिया ऐसे होती है अपने बाजुओं के द्वारा। ये चीज याद रखिए, थोड़ा स्पेशल है तो इसलिए बता दिए। अब निषेचन के पश्चात घटनाएं क्या क्या होती है, निषेचन के बाद क्या क्या होता है वो बताते हैं। निषेचन तो समझ में आएगा, अब निषेचन के बाद क्या होता है, तो देखो निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तनों को निषेचन पश्चात घटनाएं कहते हैं। अब निषेचन के बाद जो जो होता है उसको निषेचन पश्चात घटना कहते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब इसमें क्या होता है, निषेचन के पश्चात द्विगुणित युग्मनज बनता है, मतलब क्या बनता है, जाइगोट बनता है। अभी बताए थे निषेचन के पश्चात क्या बनता है, जाइगोट बनता है, जो आगे चलकर किसका निर्माण करता है, भ्रूण का। अब देखो भ्रूण बन गया, जाइगोट से क्या बन गया, भ्रूण बन गया। अब भ्रूण क्या होगा, भ्रूण की में दो तरह के चेंजेस आएगा, एक कोशिका विभाजन होगा और दूसरा क्या होगा, कोशिका विभेदीकरण होगा। देखो जाइगोट से भ्रूण बनने की क्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। जाइगोट, ये चीज याद रखिए, भ्रूणोद्भव का परिभाषा ये, जाइगोट से भ्रूण बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव। इसको इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस। ठीक है, इसमें जाइगोट में कोशिका विभाजन होता है, विभाजन के पश्चात कोशिका विभेदीकरण होता है, दोनों चीज होता है। जाइगोट से भ्रूण बन गया, अब भ्रूण से क्या होगा, भ्रूण में दो तरह का होगा, एक तो होगा कोशिका विभाजन, दूसरा होगा कोशिका विभेदीकरण। अब कोशिका विभाजन से वो जो भ्रूण है धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा होगा, उसमें बहुत सारी कोशिकाएं नई नई क्या होंगी, जुटती जाएंगी, और इससे क्या होगा, उसकी संख्या में क्या होता है, कोशिका की संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी। और कोशिका विभेदीकरण क्या होगा, कोशिका विभेदीकरण से क्या होगा, उत्तकों का निर्माण होगा। उत्तकों का, किसका, उत्तक बनेंगे। कोशिका विभाजन से कोशिका की संख्या बढ़ेगी, और कोशिका विभेदीकरण से क्या होगा, उत्तकों का निर्माण होगा। उस कोशिका जो बननी है उससे उत्तक बनेंगे, उत्तक से फिर क्या बनेंगे, अंग बनेंगे, और अंग से अंग तंत्र बनेंगे, और अंग तंत्र से पूरा शरीर का क्या होगा,